10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कुछ बातें जानी थी, हमने सीखा था उसमें 4 टाइप के जो क्लासिफिकेशन थे साइंटिस्ट द्वारा किए गए थे। सबसे पहले था हमारे पास डोबर्नियर ट्रे। डोबर्नियर ने क्या किया था, 3 एटम्स को जो चाहा था एक लाइन में, और बीच वाले का मास साइड वालों के एवरेज के इक्वल था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आया था न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसने सरगम वाला लॉ दिया था, ठीक है, कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है। और उसके अंदर कमी क्या थी कि उसने कहा था कि 56 से एलिमेंट ज़्यादा होंगे ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने ये कही थी कि कैल्शियम के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होना बंद हो गई थी, ठीक है, जैसे हमने आगे उसको चेक किया था। तो ठीक है, फिर हमने किया था मेंडलीव, जिन्होंने कहा था कि केओस से बाहर निकलो। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ और क्या चीज़ें थी, 2, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो 2 चीज़ों के साथ उन्होंने हर एक कंपाउंड की रिएक्शन करवा के हमें बताया था, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। सबसे बेस्ट टेबल अभी तक की वही है। सबसे पहले मेंडली वाली सबसे बेस्ट थी, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी, जो कि उसकी अचीवमेंट क्या क्या थी वैसे, मेंडलीव की गैप्स छोड़ दिए थे उसने, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रेफरेंस दी थी, ठीक है। और कमियां क्या थी, आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी, रेगुलर ट्रेंड नहीं था, ठीक है। तो ये सब उसकी कमियां थी। एक उसमें कहते हैं हाइड्रोजन के लिए भी उसमें फिक्स पोजीशन नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है और उसको मेटल के साथ रख रखा था, लेकिन वो आज के टाइम में भी वो समस्या बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास फिर हमने किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने किया था कि 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स कौन से थे, ऊपर से नीचे वाले, और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ में। हमारे पास टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। एलिमेंट इन द ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। वैलेंसी क्या होता था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर यू कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, ठीक है। वहीं से अपने को वैलेंसी पता लगती है, और वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, वैलेंसी हमेशा, वैलेंसी का कोई साइन नहीं होता, चार्जेस का साइन होता है, ठीक है। तो वैलेंसी जो है ग्रुप के पास सेम होती है सभी की, ठीक है। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती है, यानी कि वो कंपाउंड एक जैसे ही बनाते हैं सारे के सारे। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, वाटर H2O, ठीक है, सबके फॉर्मूले एक जैसे ही दिख रहे हैं अपने पास, ओके। और उसके बाद था एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस मतलब उसका जो रेडियस है वो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, पहले वाले के पास एक ही शेल है, हाइड्रोजन था सबसे पहले, उसके बाद फिर 2 शेल, फिर 3 शेल, फिर 4 शेल, फिर 5, फिर 6, फिर 7, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, तो शेल बढ़ती जाएंगी तो एटम का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये हमारी खास बात है इसकी। और अगर एटम का साइज़ बड़ा हो गया तो उसको लास्ट के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा, आंसर है कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से उसके मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेटल की डेफिनेशन हमने क्या सीख रखी है, विच लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वही मेटल है, ठीक है। अब एटम अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए आसानी होगी, ठीक है। इज दिस ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बड़े आराम से, नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 18 जो एलिमेंट है, 18th ग्रुप जो है वो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, वो अनरिएक्टिव है, इसलिए हम उसको नोबल मेटल बोलते हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप आर सेपरेटेड विद द गैप ऑफ एटॉमिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम पहले ग्रुप में, ठीक है। 3rd ग्रुप में अपने पास सोडियम है, ठीक है। उसके बाद 4th ग्रुप में अपने पास क्या है, पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है, आंसर है 8। हाइड्रोजन और लिथियम में कितना है, आंसर है 2, ठीक है। सोडियम पोटेशियम में कितना डिफरेंस है, 8। पोटेशियम रुबिडियम में कितना है, लिथियम सोडियम में 8, पोटेशियम और सोडियम में 8, इन दोनों के एटॉमिक नंबर में 18, इन दोनों में 18, इन दोनों में 32। आगे भी अगर कोई होगा तो उसमें 32 ही होगा, ओके। तो इस टाइप से एक पर्टिकुलर गैप होता है। शुरुआत वाले, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बेरिलियम 2nd ग्रुप में होता है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना होगा, 8। मैग्नीशियम कैल्शियम में 8, कैल्शियम और स्क्रोंटियम में कितना होगा, 18, ठीक है। तो इसका 20 है तो इसका 38 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने पास है। जो सबसे पहला ग्रुप है जिसको हमने याद किया था, हलीना करे रब से फरियाद, तो उसको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट ग्रुप जिसके मेंबर्स आपके सामने हैं LINAK RBCS FR, ठीक है। सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास उसका नाम है एल्कलाई अर्थ मेटल्स। एल्कलाई क्या होते हैं, बेस
जो कि वाटर में घुल जाते हैं। तो ये जो मेटल हैं फर्स्ट ग्रुप वाले, ये हमें सारे के सारे बेसिस के साथ मिलते हैं जो पानी में घुले होते हैं। ये मतलब ये हुआ कि ये हमें समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। सी वाटर में ही अपने को, सी वाटर इनका सबसे बड़ा सोर्स है। एल्कलाई अर्थ मेटल, ये हमें अर्थ से मिलेंगे, ठीक है। फिर है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का नाम है चाल्कोजेंस, और फ्लोरीन की फैमिली का नाम है हेलोजेंस, और लास्ट वाले ग्रुप को हम नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल ग्रुप बोलते हैं। ये सारा का सारा आपका जो है ग्रुप के बारे में है, ठीक है। तो आप एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम पीरियड की स्टडी करते हैं। ये है हमारे पास कुछ पीरियड्स के कैरेक्टर्स, ओके। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इस टाइप से होंगी, ठीक है। शुरू की जो सबसे पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, तो वेरी शॉर्ट पीरियड हम उसको कहते हैं, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड उनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उसमें 8 एलिमेंट होते हैं। पीरियड 2 के एलिमेंट्स ये हैं हमारे पास, ली, बेबक, नाउ, फनी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, ली, बे, बक, नाउ, फनी, ओके। इट्स आवर चॉइस, यू कैन यूज whatever type of shortcut or whatever type of trick you want to use in this, ठीक है। और पीरियड नंबर 3 है, ये है अपने पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4th और 5th के, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। 4th 5th को भी लॉन्ग बोलते हैं, 6th 7th को भी लॉन्ग बोलते हैं। 4th और 5th में होते हैं 18 एलिमेंट्स, और 6th और 7th में होते हैं 32 एलिमेंट्स। हालांकि हमारी जो बुक है उसके अंदर 6th और 7th में हमें 18 एलिमेंट्स ही दिखाए गए हैं, और उसके जो बीच के एलिमेंट्स हैं उनको हमने अलग से लिखा है, उनको हमने नाम दिया है लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। उसका रीज़न ये है कि अगर हम उसको टेबल के अंदर ही रखते तो टेबल के वर्ड्स छोटे हो जाते, क्योंकि टेबल की लेंथ बड़ी हो जाती। इस वजह से हमने उनको क्या किया, सेपरेट करके लिख दिया, ताकि हम उसको थोड़ा सा आराम से देख पाए, विजुलाइज आराम से हो जाए, ठीक है। और कोई उसका अलग से स्पेशल रीज़न नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पीरियड नंबर, जो आपका पीरियड है, जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट पीरियड, तो वो आपको क्या बताएगा, उस पीरियड में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके पास एक ही शेल है, ठीक है। यानी कि जो पीरियड नंबर होगा वही नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, ठीक है। जो ग्रुप नंबर होगा वो वैलेंसी बताता है, और जो पीरियड नंबर है वो नंबर ऑफ शेल बताता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये सेकंड पीरियड है, इसके अंदर सब के पास 2 ही शेल हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 2 ही शेल आई, ठीक है। उसी तरह से अपने पास बोरोन का 5, 2,3, 2,4, 2,5, 2,8, सबके पास क्या है, 2 ही शेल। उसी तरह थर्ड शेल में सबके पास 3 ही शेल होंगी, थर्ड पीरियड वाले में। 4th पीरियड वाले में सबके पास 4 शेल होंगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस अक्रॉस द पीरियड, यहाँ पर लास्ट शेल में 2,1 तो लास्ट शेल में 1, 2,2 लास्ट शेल में 2, 2,3 लास्ट शेल में 3, लास्ट शेल में 4, लास्ट शेल में 5, 6, 7 और 8। तो इसमें क्या है, जब हम उस तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल इंक्रीजेज, ठीक है। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, चेंज हो गई, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ओके। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड में चलते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस, जो एटम का रेडियस होता है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कार्बन और नाइट्रोजन में से साइज़ किसका बड़ा है, तो उस तरफ जा रहे हैं तो नाइट्रोजन छोटा है, कार्बन बड़ा है। इसका रीज़न आपको अभी बताते हैं इसके बाद, ठीक है। पहले एक बार हम इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट हमारे पास या तो ऑक्सीडेशन करता है या रिडक्शन करता है, ठीक है। दोनों चीज़ें होती है साथ में, रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमें राइट हैंड साइड मिलते हैं, और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो सारे के सारे लेफ्ट साइड मिलते हैं। उसी तरह से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अगर हम पीरियड के लॉन्ग चलते हैं तो, ठीक है। तो इन सब के रीज़न अभी हम एक बार आराम से करते हैं, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें स्टडी करने हैं कि इनके साथ क्या क्या होता है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, ठीक है। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वो डिपेंड करती है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अलोंग द ग्रुप के अंदर क्या होती है, वैलेंसी रिमेन सेम,
क्यों? क्योंकि सबके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में सब में इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे, ठीक है। और अलोंग पीरियड क्या होगा? तो इसमें आएगा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखिए ऐसा क्यों होता है? अपने पास अगर आप इसको चलिए सेकंड ग्रुप के एग्जांपल से ले लेते हैं। सेकंड ग्रुप अपने पास था सोडियम, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, NaMgAlSi। उसके बाद था हमारे पास फॉस्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। इसके लास्ट शेल में ये होता है 281, तो इसके लास्ट शेल में 1 है, इसके लास्ट शेल में 2, इसके लास्ट शेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके लास्ट शेल में 1 है, इसको कंबाइन कितने के साथ होना है? 1 के साथ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसकी वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम की है 2, एल्यूमिनियम की है 3, सिलिकॉन की है 4। फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 है, तो ये क्या करेगा? 3 गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। सल्फर के लास्ट शेल में 6 है, तो ये 2 गेन करेगा, तो इसकी हुई 2। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने हैं? 7, तो ये क्या करेगा? 1 गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी है 1। तो वही कैन से कि इसकी वैलेंसी स्टार्टिंग में तो होती है इंक्रीज, फिर होती है डिक्रीज। इज दिस ओके? नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। हमें पता है कि ग्रुप के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। तो एटॉमिक साइज अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप का मतलब होता है अप टू डाउन की बात हो रही है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसकी बात करते हैं, इसके अंदर इसका उल्टा होगा, जो चीज़ इसमें हो रही है वो इसका उल्टा होती है इसके अंदर, तो इसमें डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका रीज़न है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, सो साइज डिक्रीज। देखिए इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन है। और अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हाँ चलिए ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका है 9, ये है 2,6, ये है 2,7। इसके पास कितने प्रोटॉन है? आंसर है 8 प्रोटॉन। इसके पास कितने हैं? 9 प्रोटॉन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 8 प्रोटॉन ज़्यादा दम लगा के खींचेंगे या 9 प्रोटॉन ज़्यादा दम लगा के खींचेंगे? ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा, 8 प्रोटॉन में या 9 प्रोटॉन में? तो आंसर है 9 प्रोटॉन में ज़्यादा होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है F = K Q1 Q2/R²। तो अगर चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या हो जाता है? कम। और इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट चीज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसका साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से छोड़ देगा। तो इसमें क्या आएगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। और इसमें क्या आएगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि इसका साइज छोटा होता जाता है, साइज छोटा होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है मुश्किल है? तो आंसर है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है। इज दिस ओके? तो ये था हमारे पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी, कि कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से गेन कर सकती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जो नॉन मेटेलिक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इंक्रीज होती है और ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है, ठीक है। अब आप यहाँ से हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, तो एसिड्स की आपने डेफिनेशंस पढ़ी है। एसिड एंड बेस की डेफिनेशन होती थी, एसिड होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन या फिर विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, यस विच गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? नॉन मेटल्स। तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर पीरियड में क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसी तरह से बेसिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज होगा। इज दिस ओके? तो ये तरीका है
इनको समझने का। ठीक है, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं ताकि फिर आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं ABCDEF और ये इस तरह से हमारे पास बिलोंग करते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच विल फॉर्म ओनली कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, उसमें बताया जाता है कि जिसके लास्ट शेल में 4 या 4 से ज़्यादा हों वही कोवलेंट बनाते हैं। ठीक है, हालांकि अगर एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आयोनिक। और दोनों अगर वो पूरा ही नॉन मेटल के साथ ही रिएक्शन कर रहा है तो कोवलेंट। तो कोवलेंट बनाने की जो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बनाएगा, ओनली कोवलेंट, तो उसकी कंडीशन है उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा है जिसके लास्ट शेल में 4 होते हैं उसकी वैलेंसी हम 4 लिखते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वो 4 लूज़ भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, लेकिन ना तो 4 लूज़ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 लूज़ करना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ना ही 4 गेन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? 14th ग्रुप वाले में। 14th के लास्ट में 4 है तो इसके लास्ट शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका आंसर आ गया ई। ठीक है, रीज़न पता लगा? याद रखना है जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो आपको एलिमेंट का नाम नहीं लिखना। ठीक है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से टेबल तो उनको याद हो ही जाती है, तो कार्बन सिलिकॉन ई एरो करके सिलिकॉन लिख देते हैं तो क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ABCD की फॉर्म में पूछा है तो ABCD ही पूछिए, बताइए। ठीक है, अगर उसने पूछा है कि उस एलिमेंट का नाम बताओ तब हम बताएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एलिमेंट विद वैलेंसी 2। हमें बताना है वैलेंसी 2 किसकी है। तो 2 वैलेंसी होती है जिसके लास्ट शेल में या तो 2 हो या लास्ट शेल में 6 हो। तो लास्ट शेल में 2 वाला D है, लास्ट शेल में 6 वाला कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर आ गया D। अगर यहाँ पर भी कुछ होता तो दोनों के दोनों आ जाते। ठीक है, और इसके साथ लिखते हैं हम D मेटल है क्योंकि लास्ट शेल में 2 है तो ये 2 लूज़ करेगा, और 6 वाला लास्ट में वैलेंसी 2 है लेकिन नॉन मेटल है क्योंकि वो 2 गेन करेगा। नेक्स्ट है D और E, आपको बताना है बड़ा कौन है, विच हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस। तो ये है D, ये है ही। लेफ्ट से राइट क्या होता है? तो लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ, क्या नाम था उसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसके पास लास्ट शेल में, इसके अगर हम बात करें तो 3rd ग्रुप है, यानी कि थर्ड पीरियड है। इस तरह पीरियड होता है तो 3 शेल होंगी, यानी कि इसका होगा 282, यानी कि इसके पास 12 प्रोटॉन है और इसके पास 14 प्रोटॉन है। ठीक है, 14 है ज़्यादा है, हाँ इसके पास 14 प्रोटॉन है, तो ज़्यादा पावर किसके पास होगी खींचने की? इसके पास होगी। तो बड़ा कौन है इसमें से? D इज़ बिगर। ठीक है, इन दोनों में बिगर D है। C और F में से कौन बड़ा है? तो आंसर है F। नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है। इज दिस ओके? ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बताओ A और B अगर रिएक्शन करे तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो A फर्स्ट ग्रुप में है तो A के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, B 15th ग्रुप में यानी लास्ट शेल में 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? A3B। ठीक है, इस टाइप से हम इनके क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा इसमें से बताओ नोबल गैस कौन सी है, तो C और F। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम इनके क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो अब आपका इसके अंदर करना है, आपको आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वर्कशीट दे देता हूँ, आप उसको सोल्व कीजिए। और ये चैप्टर वैसे हो चुका है ख़त्म। अगर आपको इसमें लगता है कि हमें इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप इसके अंदर कमेंट के अंदर आप हमें बताइए, तो हम इसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।